नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सब जो भी एमपी पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, एमपीएसआई जो देने वाले हैं, इवन यूपीएसआई जो बच्चे देने वाले हैं, कोई भी वनडे एग्ज़ाम है आपका, उन सभी का एक कॉमन कंसर्न है, वो है करंट अफेयर्स 2025 का। हमारा एक छोटा सा प्रयास बस इतना है कि 2025 का जो भी करंट अफेयर्स है, जितना भी करंट अफेयर्स का पार्ट है, वो हम आपको एक ही वीडियो में कवर कराने की कोशिश कर सकें। 2025 का करंट अफेयर्स अगर हम कहते हैं 1 से 2 वीडियो में भी अगर आपको कवर करा दिया जाएगा, तो करंट अफेयर्स के लिए जो ज़्यादा टाइम आप इधर उधर दे रहे हैं, तो आपको एक ही जगह करंट अफेयर्स मिल जाएगा, उससे रिलेटेड एमसीक्यू मिल जाएंगे, तो आप जो आपका अदर सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है। आप ही सब ने बोला था कि करंट अफेयर्स की एक ऐसी क्लास लेके आइए जिसमें 2025 के सारे करंट अफेयर्स रहे, तो आज हम वही लेके आए हैं। 2025 का करंट अफेयर्स है, इसमें एमसीक्यू सॉल्व होंगे एमपी पुलिस वालों के लिए, एमपीएसआई वालों के लिए, यूपीएसआई वालों के लिए, और जो एसएससी का एग्जाम्स बच्चे दे रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्लास में लास्ट तक बने रहना है और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको जो भी 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो कवर करवाए जा सके। क्लियर। पहला सवाल है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन स्थल कौन सा है? ऑप्शन है इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर। कहाँ किया गया ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025? तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 हुई है 24 फरवरी से लेके 25 फरवरी के बीच। 24 से 25 फरवरी के बीच 2025 में कहाँ हुई है? मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई है। कहाँ हुई है? मध्य प्रदेश में हुई है। मध्य प्रदेश में कहाँ? भोपाल में, मानव संग्रहालय में हुई है। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किसने किया? अब आप सब कंफ्यूज इस चीज़ में होंगे कि चूंकि ये मध्य प्रदेश में हुई है तो मध्य प्रदेश के सीएम ही उद्घाटन करेंगे, लेकिन यहाँ आप क्वेश्चन गलत करके चले आएंगे, क्योंकि इसका उद्घाटन किया है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। किन्होंने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो याद रखिएगा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है, ना कि मध्य प्रदेश के सीएम द्वारा। यहाँ पे लोग कंफ्यूज होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में हुआ है तो सीएम ने ही किया होगा, लेकिन नहीं, पीएम ने किया है, प्रधानमंत्री जी ने किया है। कब से कब तक हुई है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट? 24 फरवरी से 25 फरवरी के बीच हुई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्यों हुई है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का मतलब क्या है? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का मतलब है कि जो वैश्विक निवेश है, एफडीआई है, उसको भारत की तरफ आकर्षित करना, औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना इंडिया की तरफ। इसलिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में मानव संग्रहालय में किया गया है। और कब से कब तक? 24 से 25 के बीच में। उद्घाटन जरूर याद रखिएगा, यहाँ लोग कंफ्यूज होंगे कि चूंकि मध्य प्रदेश में है इसलिए मध्य प्रदेश के सीएम करेंगे, लेकिन नहीं, भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। मेनार वेटलैंड, जिसे 2025 में रामसर साइट घोषित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? देखिए, मेनार वेटलैंड 2025 में रामसर साइट घोषित हुई है। रामसर साइट्स क्या होती हैं? रामसर साइट वो साइट्स होती हैं जो आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित होती हैं, यानी कि वेटलैंड के संरक्षण से संबंधित होती हैं। तो कभी आ जाए कि रामसर साइट किसके संरक्षण से संबंधित है, तो वेटलैंड के संरक्षण से, यानी कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। अब सवाल पूछा है कि कहाँ स्थित है मेनार वेटलैंड? एमपी में है, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। तो 2025 में, जून 2025 में 2 नई वेटलैंड साइट घोषित की गई थी, मेनार और खीचर। कौन कौन सी? मेनार और खीचर। ये कहाँ स्थित थी? ये दोनों, मेनार और खीचर, ये राजस्थान में स्थित थी। लेकिन अब जानने लायक बात ये है कि अभी हाल ही में सितंबर में 2 नई रामसर साइट और घोषित कर दी गई हैं। इनके बाद 2 नई रामसर साइट कौन सी घोषित की गई हैं? तो एक है गोकुल जलाशय, दोनों बिहार में स्थित हैं। पहला है गोकुल जलाशय, ये भी आपको याद रखनी है, और दूसरा कौन सा है? उदयपुर झील। और उदयपुर झील में लोगों को कंफ्यूजन ये हो जाएगा कि उदयपुर नाम है तो ये राजस्थान में होगी, लेकिन नहीं, ये दोनों बिहार में। गोकुल जलाशय कहाँ है? गोकुल जलाशय बक्सर जिले में है, और उदयपुर झील कहाँ है? पश्चिम चंपारण जिले में। तो ये आपको याद रखना है, ये चीज़ें कंफ्यूज करने वाली हैं, इसलिए आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। मेनार वेटलैंड पूछा था कि मेनार वेटलैंड को जून 2025 में रामसर साइट घोषित किया गया है, तो ये किस राज्य में स्थित है? तो रामसर साइट जो मेनार वाली थी, मेनार कहाँ स्थित है? मेनार और खीचन 2 नई रामसर साइट घोषित की गई थी जो जून 2025 में, वो कहाँ स्थित थी? राजस्थान में। लेकिन अभी हाल ही में जस्ट 1 महीने पहले गोकुल जलाशय और उदयपुर झील दोनों कहाँ है? बिहार में स्थित है। गोकुल जलाशय है बक्सर जिले में, उदयपुर झील है पश्चिम चंपारण में।
लेकिन उदयपुर नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, ये राजस्थान का उदयपुर नहीं है। उदयपुर झील पश्चिम चंपारण बिहार में स्थित है और ये अभी 2 नई रामसर साइट घोषित हुई है इंडिया की। इन्हें मिला के 91 रामसर साइट्स थी, अब 2 और जुड़ गई हैं तो टोटल हो गई है 93 रामसर साइट्स। तो और इंडिया में जितनी रामसर साइट है वो एशिया में सबसे ज़्यादा है। तो भारत में जो रामसर साइट है वो एशिया में सबसे ज़्यादा है। ये भी आपको याद रखना है कि अगर सवाल आ जाए कि पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट किसके पास है, तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट इंडिया के पास है। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि भारत के किस स्टेट में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स है? इंडिया की पूछ रही हूँ मैं। इंडिया के कौन सा ऐसा स्टेट है, इंडिया का कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स है? आपको मुझे कमेंट करके बताना है और कमेंट करके ये भी बताना है कि आप ये वीडियो देख कहाँ से रहे। मेनार वेटलैंड तो कहाँ स्थित है? मेनार वेटलैंड, मेनार और खीचन 2 रामसर साइट राजस्थान की है। अभी ये जून में घोषित हुई थी और अभी सितंबर में 2 नई घोषित हुई है, गोकुल जलाशय बक्सर में और उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में, दोनों बिहार में स्थित है। ये याद रखना है आपको। टोटल कितनी रामसर साइट हो गई है इंडिया में? 93। और 93 रामसर साइट्स के साथ ये पूरे एशिया में जो इंडिया है वो फर्स्ट नंबर पे चल रहा है रामसर साइट्स पे। और रामसर साइट आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित है। क्लियर? आपको बताना ये है कि भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस स्टेट में। एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? एशिया कप 2025 बहुत ज़्यादा विवादों में रहा, चर्चा में रहा इंडिया पाकिस्तान मैच के कारण। तो एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? श्रीलंका, भारत, संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, तो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। जानना ये ज़रूरी है कब से कब तक हुआ। तो कब से कब तक हुआ था? 9 से 28 सितंबर के बीच हुआ था, पिछले ही महीने हुआ था। 9 से 28 सितंबर के बीच हुआ था। 9 सितंबर से 28 सितंबर के बीच, 28 सितंबर 2025 के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था? यूएई में हुआ था। मैच जीता कौन था? मैच जीता था भारत। और हारा कौन था? हारा था पाकिस्तान, हमेशा की तरह। मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे थे? मैन ऑफ द टूर्नामेंट, तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला था, किन्हें मिला था? मुझे बताने की ज़रूरत है क्या? बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे व्यक्ति हैं। और मैन ऑफ द मैच कमेंट करके बताइएगा किन्हें मिला था। तो एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? एशिया कप 2025 का आयोजन यूएई में हुआ है। आपको ये डेट याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। 9 सितंबर से लेकर 28 सितंबर। लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं क्योंकि एग्जैक्ट डेट लोगों को नहीं पता होती है, इसलिए आपको ये जानना है कि 9 से 28 सितंबर के बीच हुआ था। क्लियर? और भारत ने एशिया कप कितनी बार जीता है? 2025 में जो भारत ने एशिया कप जीता वो लगातार कितनी बार जीता है? लगातार 9वीं बार भारत ने जीता है। ये जो खिताब है एशिया कप का, कितनी बार भारत ने? लगातार 9वीं बार जीता है। किस नंबर का संस्करण था ये? तो 17th नंबर का संस्करण था। 17th नंबर का एशिया कप था। ये भी याद रखना है आपको। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन चुने गए थे? अभिषेक शर्मा चुने गए थे। और प्लेयर ऑफ द मैच किसे घोषित किया गया था, बताइएगा मुझे। क्लियर? तो एशिया कप 2025 बहुत ज़्यादा विवादों में रहा, चर्चा में रहा, इस वजह से इससे रिलेटेड सवाल आने की संभावना है। एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? संयुक्त अरब अमीरात, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कब से कब तक? 9 सितंबर से लेकर 28 सितंबर के बीच हुआ था। किसने जीता है? भारत ने जीता है और पाकिस्तान इस मैच में हार गया है। 2025 में भारत ने कौनसवीं बार एशिया कप का खिताब अपने बार किया है? तो 9वीं बार भारत ने एशिया कप खिताब जीता है। किस नंबर का एडिशन था ये? तो 17th नंबर का एडिशन था। दूसरी चीज़ कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे थे? तो अभिषेक शर्मा रहे थे। और मैन ऑफ द मैच कौन रहे थे? तो आप सब मुझे बताइएगा कमेंट करके। चलिए आगे बढ़िए। भारत में किस राज्य के 12 किलो को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्रदान किया गया है? बताइए। अभी 2025 में 12 किलो को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्रदान किया गया है। वो किले कहाँ के हैं? राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी। कहाँ के 12 किलो को? तो देखिए यहाँ पे होना चाहिए कि महाराष्ट्र के 11 किले हैं, इसमें मराठा परिदृश्य में के 12 किलो को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है, जिसमें 11 किले महाराष्ट्र में है, लेकिन जो एक किला है वो कहाँ है? तमिलनाडु के वेल्लुपुरम में है। एक किला कहाँ है? तमिलनाडु के वेल्लुपुरम में है। और तमिलनाडु के वेल्लुपुरम में जो किला है उसका नाम क्या है? उसका नाम है जिंजी का किला। क्या नाम है? जिंजी का किला। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी कि मराठा परिदृश्य के जो 12 किले हैं उन्हें यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। जैसे रायगढ़ का किला, वहाँ पे शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवनेरी का किला, वहाँ शिवाजी का जन्म हुआ था। प्रतापगढ़ का किला, उस किले में अफजल खां और शिवाजी के बीच युद्ध हुआ था। तो मराठा परिदृश्य से संबंधित जो इंपॉर्टेंट 12 किले हैं उसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है, जिसमें से 11 किले कहाँ हैं? जिसमें से 11 किले महाराष्ट्र में स्थित हैं। ठीक है,
लेकिन एक किला कहाँ है, एक इकलौता किला है जो तमिलनाडु के वेलुपुरम में, तमिलनाडु के वेलुपुरम में स्थित है। तो ये याद रखना है आपको कि वो किला कौन सा है, वो है जिंजी का किला। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, भारत के किस राज्य के 11 किले हैं जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो 11 महाराष्ट्र के हैं और एक किला कहाँ का है, तमिलनाडु का है। क्लियर। तो कहाँ के किलों को मिला है, महाराष्ट्र के 11 किलों को और एक किला तमिलनाडु का है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। भारत में ये किस नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, मराठा परिदृश्य के जो 12 किले हैं वो किस नंबर की हेरिटेज साइट थी, बताइएगा कमेंट करके। आज मेरा पूरा आपसे कन्वर्सेशन है, पूरा आप क्वेश्चंस मैं बताऊंगी, कुछ क्वेश्चंस आपसे मुझे पूछना है आज। राज्यसभा में जुलाई 2025 में न्याय क्षेत्र से किस वरिष्ठ अभियोजक, अभियोजक का मतलब होता है वकील, किस अभियोजक यानी कि वकील को नामित किया गया है। बेसिकली आप सबको पता है कि हमारे राष्ट्रपति जी राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। उन 12 सदस्यों का मनोनयन करने, अधिकतम कितने सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं राष्ट्रपति जी, 12 सदस्यों का। अभी 2025 में हमारे राष्ट्रपति जी ने 4 लोगों का मनोनयन किया है राज्यसभा के लिए। वही पूछा है कि उन 4 लोगों में कौन से अभियोजक हैं, मतलब वकील कौन से। अब आपको पता होना चाहिए उनका प्रोफेशन, फिर हेमंत गुप्ता है, उदय वर्मा है, उज्जवल निकाम है, प्रशांत भूषण है। तो राज्यसभा के लिए जो राष्ट्रपति जी ने सदस्यों का मनोनयन किया है वो उनमें से वकील कौन है, अभियोजक कौन है, तो वकील है उज्जवल निकाम। कौन है, उज्जवल निकाम। और इनके साथ साथ 3 और लोगों का मनोनयन किया गया है, मतलब टोटल 4 लोगों का मनोनयन राज्यसभा के लिए इस बार हुआ है। वो कौन कौन से हैं, उनके नाम याद रखिएगा। पहले तो आपने जान लिया उज्जवल निकाम है जो वकील है पेशे से। दूसरी है मीनाक्षी वर्मा जी। मीनाक्षी वर्मा एक फेमस इतिहासकार है। मीनाक्षी वर्मा जी कौन है, मीनाक्षी वर्मा एक फेमस इतिहासकार है। तीसरा नाम है सी सदानंद मास्टर, सी सदानंद मास्टर। और नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये प्रोफेशन से एक टीचर हैं और केरल के रहने वाले हैं। और चौथे कौन हैं, चौथे हैं हर्षवर्धन श्रृंगला जी, और इनका नाम आप सबने कभी ना कभी सुना ही होगा। हर्षवर्धन श्रृंगला एक फेमस राजनीतिज्ञ हैं। तो ये 4 लोग राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुए हैं 2025 में। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, इनका प्रोफेशन इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रोफेशन से ही तो सवाल पूछा ना कि इनमें से वकील कौन है। अब आपको पता होना चाहिए कि वकील कौन है। तो मीनाक्षी वर्मा क्या है, इतिहासकार है। सी सदानंद मास्टर प्रोफेशन से क्या है, शिक्षक है और सामाजिक कार्यकर्ता भी है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, केरल के रहने वाले। क्लियर। और हर्षवर्धन श्रृंगला जी क्या है, फेमस राजनीतिज्ञ। तो आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। क्लियर। तो राज्यसभा में जुलाई 2025 में न्याय क्षेत्र से किस वकील को, किस क्षेत्र से, न्याय क्षेत्र से अभियोजक कहा गया है। मतलब कौन से ऐसे अभियोजक यानी वकील हैं जिन्हें नामित किया गया है राज्यसभा के लिए। तो राज्यसभा के लिए 4 लोगों को इस बार राष्ट्रपति जी ने नामित किया है। वो कौन कौन से हैं, उज्जवल निकाम जी जो प्रोफेशन, इनके प्रोफेशन इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशन उज्जवल निकाम वकील हैं, मीनाक्षी वर्मा जी हैं इतिहासकार हैं, श्री सदानंद मास्टर जी हैं प्रोफेशन से शिक्षक हैं, केरल के रहने वाले हैं, और हर्षवर्धन श्रृंगला जी फेमस राजनीतिज्ञ हैं। राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति जी द्वारा किया जाता है वो संविधान के किस आर्टिकल के तहत किया जाता है। तो संविधान के किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, आर्टिकल 80 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए के तहत। क्लियर। एक चीज़ ये पता होनी चाहिए, 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है, ये पता होना चाहिए। 12 सदस्यों का मनोनयन किस आधार पे किया जाता है, तो समाज सेवा, इतिहास, साहित्य, कला के क्षेत्र में जो भी जिन्हें राष्ट्रपति उपयुक्त समझते हैं उन्हें राज्यसभा के लिए नामित करते हैं। इस बार कितने लोगों का हुआ है, 4 लोगों का। उज्जवल निकाम वकील, प्रोफेशन याद रखना है क्योंकि ऐसे ही सवाल पूछेगा। निम्नलिखित में से कौन फेमस इतिहासकार है, इतिहासकार मीनाक्षी वर्मा है। कौन प्रोफेशन से टीचर है, सी सदानंद मास्टर टीचर है। राजनीतिज्ञ कौन है, तो हर्षवर्धन श्रृंगला राजनीतिज्ञ। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। तो राज्यसभा में 4 सदस्यों का इस बार मनोनयन हुआ है। 2025 में कुल कितने सदस्यों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए, 2025 में पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। टोटल कितने लोगों को प्रदान किए गए, 110, 120, 139, 150 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण। तो कितने लोगों को मिले हैं 2025 में, तो 2025 में मिले हैं टोटल 139 लोगों को। और 139 में भी 7 लोगों को मिला है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण, ये काउंटिंग याद रखनी है क्योंकि पूछा जाता है टोटल कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला। 19 लोगों को मिला है पद्म भूषण, 19 लोगों को क्या मिला है, पद्म भूषण मिला है। और 119 लोगों को क्या मिला है, 113 लोगों को क्या मिला है, पद्मश्री। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर।
तो ये याद रखिएगा कि 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, टोटल 139 लोगों को प्रदान किए गए हैं, जिसमें से कितने हैं, 7 लोगों को मिला है पद्म विभूषण, 19 लोगों को मिला है पद्म भूषण और 113 लोगों को मिला है पद्मश्री। क्लियर, ये काउंटिंग याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है और एग्जाम में पूछा जाता है कि 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया। तो पद्म विभूषण कितने लोगों को प्रदान किया गया है, 7 लोगों को पद्म विभूषण। और पद्म भूषण कितने लोगों को प्रदान किया गया है, तो पद्म भूषण 19 लोगों को। और पद्मश्री कितने लोगों को प्रदान किया गया है, तो पद्मश्री 113 लोगों को। और टोटल कितने लोगों को प्रदान किया गया है, तो टोटल 139 लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, पद्म अवार्ड्स। क्लियर, तो याद रखना है 7 लोगों को पद्म विभूषण, 19 लोगों को पद्म भूषण और 113 लोगों को पद्मश्री। अगला सवाल, 2025 में गोवा फेनी को जीआई टैग प्रदान किया गया, ये किस राज्य का पारंपरिक उत्पाद है। 2025 में गोवा फेनी को जीआई टैग मिला, नाम से ही समझ में आ रहा है कि किस राज्य का उत्पाद है। गोवा की फेनी है तो ये क्या है, गोवा को मिलेगा। लेकिन गोवा फेनी है क्या, गोवा फेनी गोवा की एक पारंपरिक शराब है। गोवा फेनी क्या है, गोवा की एक पारंपरिक शराब है। तो मान लीजिए आ जाएगा सवाल कि गोवा फेनी को जीआई टैग प्रदान किया गया 2025 में, ये क्या है गोवा फेनी। तो ये एक गोवा की पारंपरिक शराब है जो किस फल से बनाई जाती है, काजू के फल से बनाई जाती है, काजू के फल से बनाई जाती है। और इसे 2025 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। और ये किस स्टेट से बिलोंग करती है, तो गोवा से बिलोंग करती है। तो गोवा फेनी अगर आ जाए कि गोवा फेनी क्या है, तो गोवा फेनी गोवा की एक पारंपरिक शराब है जो किस फल से बनाई जाती है, ये भी सवाल पूछ सकता है। तो काजू के फल से बनाई जाती है, उसे 2025 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो गोवा फेनी इंपॉर्टेंट है क्या, पारंपरिक शराब है। दूसरा किस फल से बनाई जाती है, तो काजू के फल से। चलिए आगे बढ़ते हैं, जीआई टैग भी आते हैं आपके एग्जाम में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के नए उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं, सब जानते हैं आप सब कि भारत के नए उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं सीपी राधाकृष्णन जी। कौन बनाए गए हैं भारत के नए उपराष्ट्रपति, सीपी राधाकृष्णन जी बनाए गए। और वो किस क्रम के बने हैं, ये पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति जी किस क्रम के उपराष्ट्रपति जी बनाए गए हैं। सीपी राधाकृष्णन जी किस क्रम के उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं, 13वें, 14वें, 15वें, 16 नंबर के, बताइए। जो हमारे देश के, देखिए जगदीप धनखड़ जी थे, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के पश्चात भारत के नए उपराष्ट्रपति बने, कौन बने, सीपी राधाकृष्णन जी बने। किस क्रम के बने हैं, 15th क्रम के बने हैं। उनके विपक्ष में कौन था, सीपी राधाकृष्णन जी के विपक्ष में कौन था, तो वी सुदर्शन रेड्डी थे, वी सुदर्शन रेड्डी थे। तो ये भी सवाल पूछ सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे संविधान के किस आर्टिकल में। मेरा आपसे सवाल है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो किसकी अध्यक्षता करते हैं, राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, या वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, ये किस आर्टिकल में है। तो याद रखिएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 64 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है, चूंकि भारत के नए उपराष्ट्रपति जी बनाए गए हैं। तो इन सवालों के साथ साथ उपराष्ट्रपति जी से रिलेटेड आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। और इसीलिए मैंने जो एमपी कांस्टेबल के लिए अलग से क्लासेस लाई हैं, उसमें मैंने उपराष्ट्रपति जी से रिलेटेड आर्टिकल्स आपको करवाए हैं, पूरे 63, 64, 65 सारे आर्टिकल्स करवाए हैं। ये होता है फ़ायदा प्रैक्टिस करने का, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का क्वेश्चंस की। तो भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं, सीपी राधाकृष्णन जी 15वें क्रम के हैं, उनके विपक्ष में थे वी सुदर्शन रेड्डी। और राज्यसभा के वो पदेन सभापति होंगे, राज्यसभा के उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होंगे, ये किस आर्टिकल में है, तो ये है आर्टिकल 64 में। ये आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करेंगे, किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 64 में। क्लियर, तो इतनी चीज़ें याद रखनी है जब आपके लिए क्लासेस चलेंगी। और जो 5 क्लासेस डाली गई हैं ऑलरेडी, जो महाअभ्यास हो रहा है एमपी कांस्टेबल के लिए या एमपी एसआई के लिए, यूपीएसआई वाले भी इस चीज़ पे ध्यान दें, क्योंकि उपराष्ट्रपति तो पूरे भारत के बने हैं। तो आपके एग्जाम्स में भी तो आएगा ये सवाल, तो इसलिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहना है। कोई भी एग्जाम हो, आप सभी के लिए करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास किसी स्पेसिफिक एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू करके नहीं है। करंट अफेयर्स इज़ अ कॉमन, इंडिया का करंट अफेयर्स है, वर्ल्ड का करंट अफेयर्स है, जो आपके हर एग्जाम में आना है। तो ये कोई स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट के लिए, एक एग्जाम के लिए क्लास नहीं है, सारे बच्चे इसको देख सकते हैं आराम से। शेम नामक उपन्यास के लेखक कौन है, बताइए। शेम नामक उपन्यास के लेखक कौन है, सलमान रुश्दी, रुडयार्ड किपलिंग, चार्ल्स डिकेंस, एरिक सेगल। शेम नामक उपन्यास किसने लिखा है,
शेम नामक उपन्यास लिखा है, अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है सलमान रुश्दी जी का। और ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सलमान रुश्दी की एक बहुत ज़्यादा फेमस रचना है, कौन सी, मिडनाइट चिल्ड्रंस, मिडनाइट चिल्ड्रंस, और इसे क्या मिल चुका है, बुकर प्राइज़। 1981 में इसे बुकर प्राइज़ मिल चुका है। इसलिए सलमान रुश्दी जी की कोई भी रचना है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो याद रखिएगा, सलमान रुश्दी जी की एक और रचना क्या है, शेम तो है ही, दूसरी कौन सी है, मिडनाइट चिल्ड्रन, जिसे 1981 में बुकर प्राइज़ भी प्रदान किया गया था। तो सवाल, चूंकि सलमान रुश्दी जी चर्चा में है अपनी नए उपन्यास के कारण, उनके उपन्यास का नाम है शेम, तो हो सकता है कि जिसके लिए उन्हें बुकर प्राइज़ मिला 1981 में, वो पूछ ले कि 1981 में सलमान रुश्दी जी को बुकर प्राइज़ किस रचना के लिए मिला। तो कौन सी रचना थी वो, कौन सी रचना थी, मिडनाइट चिल्ड्रंस, याद रखिएगा। यह बुकर प्राइज़ उन्हें कब मिला, 1981 में मिला। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, चूंकि ये चर्चा में है तो इनकी मिडनाइट चिल्ड्रंस भी चर्चा में आएगी ही आएगी। चलिए आगे बढ़े। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कहाँ संपन्न हुए, बताइए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित हुए हैं 2025 में? ऑप्शन है 5 शहर, बिहार के 5 शहरों में, दिल्ली एकल, पुणे महाराष्ट्र, 4 शहर उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में। कहाँ हुए हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स, बता दीजिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 4 मई से लेके 15 मई के बीच, 4 मई से लेके 15 मई 2025, याद रखना है आपको, 2025 में हुआ है, 4 मई से 15 मई 2025 के बीच हुआ है। कहाँ हुआ है? बिहार के 5 शहरों में हुआ है। बिहार के 5 शहर कौन कौन से हैं? तो गया है, राजगीर है, भागलपुर है, गया, राजगीर, भागलपुर, और कौन कौन से शहर थे जहां हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, बताइए। पटना, पटना में तो होगा ही, गया, राजगीर, भागलपुर, पटना, एक और कोई था, वो टोटल 5 शहरों में हुआ है। वो एक बेगूसराय है क्या? हाँ बेगूसराय, बेगूसराय, हाँ बेगूसराय ही है। इन 5 शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया है बिहार। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कहाँ हुआ है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार के 5 शहरों में आयोजित किया गया है। वो 5 शहर कौन से हैं? गया, भागलपुर, बिहार, बेगूसराय और पटना। ये है, गया में हुआ है, राजगीर में हुआ है, भागलपुर में हुआ है, पटना में हुआ है, बेगूसराय में हुआ है। सवाल इसलिए पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार के किस शहर में नहीं हुआ, ये भी तो पूछ सकता है। तो आपको जब पता होंगे कहाँ हुआ है तब तो आप लगा के आएंगे कहाँ नहीं हुआ। तो ये शहर याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, गया, भागलपुर, राजगीर, बेगूसराय और पटना। दिल्ली के 5 शहरों में हुआ है। डेट याद रख लीजिएगा कब से कब तक हुआ है, तो 4 मई से लेकर 15 मई 2025 के बीच खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 आयोजित किए गए हैं। कहाँ? बिहार में, और बिहार के 5 शहरों में। G7 का सम्मेलन कहाँ हुआ और कब हुआ, बताइए। G7 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? G7, G20, SCO समिट। मैंने कहा था आपसे कि मैं एक 10 मिनट का वीडियो आपके लिए बना दूंगी जिसमें 2025 की जितनी इंपॉर्टेंट समिट है, G7, G20, SCO समिट, ब्रिक्स आयोजन, इन सभी की एक लिस्ट आ जाएगी कि कौन सा आयोजन कहाँ हुआ है, उनकी थीम क्या थी, इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया या नहीं किया। तो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। G7 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑकलैंड, कैनास्किस कनाडा, पेरिस फ्रांस, डरबन साउथ अफ्रीका। बताइए G7 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो G7 का आयोजन 2025 में कैनास्किस कनाडा में हुआ है। डेट याद रखिएगा 15 जून से लेकर 17 जून 2025 तक। और G7 कहाँ आयोजित हुआ है? G7 कनाडा में इस बार 2025 में आयोजित हुआ है। G7 क्या है? G7 जो पूरे विश्व की जो मुख्य अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका एक समूह है। क्या इंडिया इसका मेंबर है? जी नहीं, इंडिया G7 का मेंबर नहीं है। सवाल पूछा जाता है कि क्या G7 सदस्य है, G7 का पार्ट है इंडिया या सदस्य देश है इंडिया? नहीं है। फिर पूछा जाएगा कि अगर नहीं है तो अभी 2025 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कनाडा क्या करने गए थे? हम तो मेंबर ही नहीं है G7 के। तो G7 में अतिथि सदस्य के रूप में, अतिथि के रूप में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारा इंडिया वहां जाता रहता है। तो इस बार हमारे देश से कौन गए थे वहां? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी गए थे, क्योंकि G7 की जो समिट हुई है उसमें बहुत ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह चर्चाएं में थी। तो लगा सबको कि G7 में तो इंडिया भी गया है, प्रधानमंत्री जी भी गए हैं, तो G7 का हम मेंबर है, लेकिन हम मेंबर नहीं। G7 के कौन कौन से मेंबर हैं नाम याद रखना है, और याद रखना है भारत इसका सदस्य नहीं है। क्लियर? और G7 में कौन कौन से शामिल हैं? USA, UK, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा,
ये सारे देश G7 के मेंबर हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, कनाडा है, एक जापान। क्लियर? ये देश शामिल हैं। तो G7 के कौन कौन से मेंबर हैं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से G7 का मेंबर कौन नहीं है। तो आपको जब पता होगा कि G7 के मेंबर्स कौन है तब तो बता पाएंगे आप कि G7 का मेंबर कौन नहीं है। और याद रखना है कि भारत इसका सदस्य नहीं है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे आप सब कि मोदी जी गए थे, मोदी जी अतिथि के रूप में पार्टिसिपेट करने गए थे, ना कि मेंबर कंट्री के रूप में। तो याद रखिएगा G7 में टोटल कितने देश हैं? G7 में 7 देश शामिल हैं। यूएसए है, यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, कनाडा है और जापान। और इस बार 2025 में इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो केनेस्किस कनाडा में हुआ है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कहाँ आयोजन हुआ है? केनेस्किस कनाडा में 2025 में G7 का। अगला है 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मतलब भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, हिंदी क्षेत्र में दिया जाता है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। ऑप्शन है गुलजार को, विनोद कुमार शुक्ला जी को, राम भद्राचार्य जी को या दामोदर मावजो को। जो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार है, वो किसे प्रदान किया गया है बताइए? तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया है? विनोद कुमार शुक्ला जी को प्रदान किया गया है। विनोद कुमार शुक्ला जी भारत के किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। क्लियर? इनकी कई सारी रचनाएं फेमस हैं, जैसे इनकी कुछ फेमस रचनाएं हैं। नौकर की कमीज, नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये रचनाएं इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि जब उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो इनकी रचनाएं पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विनोद कुमार शुक्ला जी की रचना नहीं है। तो जब आपको पता होगा कि कौन कौन सी रचना है तब तो आप बता पाएंगे। सब कुछ होना बचा रहता है, सब कुछ होना बचा रहता है। तो याद रखिएगा कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? विनोद कुमार शुक्ला जी को प्रदान किया गया है। ये इंडिया के किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। विनोद कुमार शुक्ला जी को किस में दिया गया है? तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। लैंग्वेज भी याद रखिएगा किस में प्रदान किया गया है? हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। और इनकी कुछ रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, जैसे पहली रचना है नौकर की कमीज, बहुत फेमस रचना है। दूसरा दीवार में एक खिड़की रहती थी। और तीसरा है कि सब कुछ होना बचा रहता है। और बहुत ज़्यादा सही भी चीज़ है कि लाइफ में सब कुछ सबको नहीं मिलता है। सेक्रीफाइसेस ही इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में कभी ना कभी। तो चीज़ों को जैसे जैसे कोई कहते हैं ना, कुछ चीज़ें पाने के लिए कुछ चीज़ें खोनी पड़ती हैं, तो उसी तरीके से जब किसी चीज़ की इच्छा शक्ति होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। आप स्टूडेंट फेज़ में हैं, स्टूडेंट फेज़ में बहुत सारी चीज़ें, सोशल मीडिया सबसे बड़ा, वहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, लेकिन फिर भी आप क्लास लगा के आज क्लास देख रहे हैं करंट अफेयर्स की। बल्कि सोशल मीडिया में कितना ज़्यादा एंटरटेनमेंट है, लेकिन आप क्लास देख रहे हैं आप, क्योंकि आपके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति है कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो इस तरीके से डिस्ट्रैक्शन से बचना है, बचाना है खुद को। तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला जी हिंदी साहित्य में छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। ये उनकी कुछ रचनाएं हैं। नौकर की कमीज, दीवार में खिड़की रहती थी और सब कुछ होना बचा रहता है। क्लियर? तो हिंदी साहित्य के लिए विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 नई इंडेक्सेस हैं, आती हैं एग्जाम में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का क्या स्थान है? 126, 105, 118, 140। मैंने आप सभी की काम को एक थोड़ा सा सरलता दी है। जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस है उसका एक वीडियो मैंने 10 से 15 मिनट का अपलोड कर दिया है यूट्यूब में। उसमें सारी इंडेक्सेस हैं, इंडिया की उसमें क्या रैंकिंग है उन इंडेक्सेस में, उन इंडेक्सेस को कौन जारी करता है और पहले रैंक पे कौन सा देश है, ये सारे इंडेक्सेस से रिलेटेड वहाँ पे वीडियो अपलोडेड है। तो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पे है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? पहला सवाल, जब कोई इंडेक्स पढ़िए 3 चीज़ें जरूर जानिए, 3 या 4 चीज़ें। वो इंडेक्स जारी कौन करता है, उस इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंकिंग है, तीसरी चीज़ कि उस इंडेक्स में फर्स्ट रैंक पे कौन सा देश है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? वेलबींग रिसर्च सेंटर। वेलबींग रिसर्च सेंटर। कहते हैं ना कि भैया सब कुछ राजी खुशी, तो सब कोई क्या बोलते हैं कि हाँ भैया वेलबींग, ऑल इज वेल, बोलते हैं ना ऑल इज वेल। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट सब कुछ राजी खुशी, तो लोग क्या बोलते हैं? ऑल वेल। तो वेलबींग रिसर्च सेंटर इसे जारी करता है। इंडिया की रैंकिंग 2025 में क्या थी? तो 2025 में इंडिया की रैंकिंग थी 118। इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन सा देश आया है? तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा देश है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में? बहुत बड़ी बात है कि इस साल फिनलैंड लगातार 8वीं बार फर्स्ट नंबर पे बना हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है।
तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को जारी करने वाला कौन है? तो वेलबींग रिसर्च सेंटर है। सब कुछ राजी खुशी, हाँ वेलबींग। इंडिया की कौन सी रैंकिंग है? इंडिया की 118वीं रैंकिंग है। और फर्स्ट नंबर पे कौन सा देश आया है इस बार? लगातार 8वीं बार फर्स्ट नंबर पे फिनलैंड इसमें बना हुआ है फर्स्ट पे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा खुशहाल देश है फिनलैंड, जाने लायक है भाई। हम भी तो देखें वहाँ क्या ऐसी चीज़ें हैं कि लोग इतने ज़्यादा खुश हैं। लगातार 8वीं बार वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फर्स्ट नंबर पे बने रहना बहुत बड़ी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग 2025 में 118। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर QPI-AI इंडेक्स कब लॉन्च किया गया? तो सबसे पहला चीज़, भारत का पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत के पहले फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर का नाम क्या है? QPI-AI इंडेक्स। ये तो नाम है, तो पहले ये याद रखना है कि भारत का पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर कौन सा है? QPI-AI इंडेक्स। लॉन्च कब हुआ? ये ऑप्शन है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त। कब लॉन्च हुआ? आप सबको पता होगा कि 14 अप्रैल को हम सब क्या मनाते हैं? 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व क्वांटम दिवस। विश्व क्वांटम दिवस। और इसी विश्व क्वांटम दिवस के दिन, विश्व क्वांटम दिवस के दिन क्या हमने लॉन्च किया? भारत का पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर QPI-AI। इसको बनाने वाला कौन है QPI-AI को? तो बेंगलोर का एक स्टार्टअप है, बेंगलुरु का एक स्टार्टअप है। और इस स्टार्टअप का क्या नाम है? इस स्टार्टअप का नाम है QPI-AI। और इसी के नाम पे, इसी स्टार्टअप के नाम पे भारत के फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर का नाम QPI-AI रखा गया, क्योंकि बेंगलुरु के स्टार्टअप का यही नाम है। और इस स्टार्टअप के नाम के कारण ही इस कंप्यूटर का नाम क्या रखा गया? QPI-AI। तो भारत में पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर कौन है? QPI इंडेक्स। इसे लॉन्च किसने किया है? बेंगलुरु का एक स्टार्टअप है, उस स्टार्टअप का क्या नाम है? QPI-AI। और कब जारी किया है? तो 14 अप्रैल को, क्योंकि उस दिन क्या मनाया जाता है? विश्व क्वांटम दिवस। क्लियर? 25 क्यूबिट का सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटर है ये। तो अगर सवाल पूछ ले कि ये कितने क्यूबिट का है, तो वो भी याद रख लीजिएगा कि ये 25 क्यूबिट का सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटर है। कितने क्यूबिट का है? 25 क्यूबिट का सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटर। क्लियर? भारत का पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर कौन है? QPI-AI इंडेक्स। ठीक है, QPI-AI इंडेक्स। QPI इंडेक्स को लॉन्च किसने किया है? बेंगलोर का एक स्टार्टअप है QPI, इसी के नाम पे इसका फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर का नाम रखा गया है QPI-AI। कब लॉन्च हुआ? 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को क्यों लॉन्च हुआ? क्योंकि इस दिन मनाया जाता है विश्व क्वांटम दिवस। इस वजह से 14 अप्रैल को विश्व क्वांटम दिवस के दिन लॉन्च किया गया है QPI-AI। और ये कितने क्यूबिट का सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटर है? तो 25 क्यूबिट का। क्लियर? जब कोई चीज़ पढ़ी जाती है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो कोशिश किया करिए कि वहाँ पे आप सारी चीज़ें उससे रिलेटेड जान लें। हम यहाँ पे ये जान के आगे बढ़ सकते थे कब लॉन्च हुआ है? अप्रैल 2025 में आगे बढ़ते। लेकिन क्या आपके दिमाग में जाता कि अप्रैल ही क्यों? अब आपको पता चल गया कि 14 अप्रैल को विश्व क्वांटम दिवस मनाया जाता है, तो अब आपके दिमाग से कभी चीज़ नहीं जाएगी, क्योंकि आपको ये लॉजिक पता चल गया कि अच्छा 14 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व क्वांटम दिवस, इस वजह से अप्रैल में इसको लॉन्च किया गया। अब क्या भूलेगी ये? नहीं भूलेगी। तो प्रयास यही रहता है, फ्री क्लासेस कराई जाती हैं, आपसे एक्सेप्टेशन क्या की जाती है कि आप एक कमेंट करके बस इतना बता देंगे कि वीडियो कैसी लगी या वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। दूसरी एक्सेप्टेशन हमारी आपसे कि आप वीडियो को शेयर कर देंगे। जिन्हें हम चाह रहे हैं कि जो बच्चे पेड कोर्सेज नहीं ले सकते, नहीं है उनमें सब हर इंसान एक तरह के लेवल पे नहीं है, किसी के पास चीज़ें ज़्यादा हैं, किसी के पास चीज़ें कम। तो अगर उनको फ्री में कुछ चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, शिक्षा से रिलेटेड चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, तो उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा। तो यही कोशिश की जाती है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, तो शायद उस बच्चे तक पहुंच जाए जो बच्चा पढ़ना चाह रहा है लेकिन उसके पास साधन संसाधन नहीं। और एक आप सबका कंसर्न रहता है कि वीडियो का नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन तो तभी आएगा जब नया वीडियो आएगा ना, जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो जैसे ही करेंगे वैसे ही जब नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो शेयर कर दिया करिए वीडियो को उन लोगों तक कम से कम जिन्हें आपके बीच में भी सब व्यक्ति सक्षम नहीं होंगे। आपको पता है कि फ्री की चीज़ें हैं, चलो शेयर कर देते हैं, अच्छी चीज़ें हैं, उसको फ़ायदा हो जाएगा किसी को जो तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है। तो वीडियो को शेयर कर दिया करिए। और आपके लाइक कमेंट्स मुझे ये मोटिवेट कर देते हैं कि मुझे अगला वीडियो लेके आना है। मैं कहती रहती हूँ ना कि मुझे बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मेरा सिर्फ पूछने का मतलब ये होता है कि एक चीज़ मुझे मोटिवेट करती है अगले दिन के लिए कि मुझे क्लास लेनी है। जब आप कमेंट करते हैं कि हम ये वीडियो यहाँ से देख रहे हैं, हमें वीडियो कैसी लगी, आप लाइक कर देते हैं, आप हाइप्स दे देते हैं वीडियो को, तो मुझे खुशी होती है उस चीज़ में कि चलो अगली क्लास लेके आनी है। तो इस वजह से मैं कहती रहती हूँ कि शेयर कर दीजिए।
तो QPINDS क्या है? 25 क्यूबिट का सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटर है। अगला सवाल, अप्रैल 2025 में आरबीआई ने नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया है? आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त हुई है? स्वामीनाथन जावेद, पीवी रविशंकर, पूनम गुप्ता जी, एम राजेश्वर राव जी। तो याद रखिएगा, डिप्टी गवर्नर और गवर्नर में अंतर होता है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी। संजय मल्होत्रा जी हैं, ठीक है। पूछा क्या है कि आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त हुई है? तो नई डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुई है 2025 में पूनम गुप्ता जी। ये याद रखना है, ये डिप्टी गवर्नर है। आरबीआई का गठन कब हुआ था? तो आरबीआई का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। किस एक्ट के अंतर्गत हुआ था? तो आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई का गठन हुआ था। ये भारत का केंद्रीय बैंक है और भारत की जो मॉनेटरिंग पॉलिसी है यानी कि मौद्रिक नीति है उसका संचालन करने का काम आरबीआई का ही होता है। क्लियर? तो आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बनी है? नई पूनम गुप्ता जी। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा जी। गवर्नर और डिप्टी गवर्नर में अंतर होता है। और आरबीआई का गठन कब हुआ था? तो आरबीआई का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। और किस एक्ट के तहत हुआ था? तो याद रखिएगा, आरबीआई का गठन आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुआ था। क्लियर? तो आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर कौन बनी है? पूनम गुप्ता जी बनी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने 2025 में किस ऑपरेशन के अंतर्गत म्यांमार में भूकंप पीड़ितों के लिए आपात राहत अभियान चलाया? 2025 में किस ऑपरेशन के तहत म्यांमार में भूकंप जो आया हुआ था उसके तहत भारत द्वारा राहत अभियान चलाया गया? 2025 में किस ऑपरेशन के द्वारा कहाँ आया था भूकंप? म्यांमार में भूकंप आया था। उनके पीड़ितों के लिए भारत ने क्या चलाया? राहत अभियान चलाया। उस अभियान को क्या नाम दिया था? बताइए, उस अभियान को क्या नाम दिया गया? ऑप्शन है आप सभी के सामने, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन मर्सी। म्यांमार में भूकंप आया था अभी, तो म्यांमार में जब भूकंप आया तो म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है और जब किसी पे समस्या आती है तो कौन काम आता है? एक अच्छा पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। तो जब म्यांमार में भूकंप आया तो भारत ने म्यांमार के लोगों की सहायता की, वहाँ सहायता सामग्री भेजी, वहाँ राहत अभियान चलाया। तो उस अभियान का क्या नाम था? ऑपरेशन ब्रह्मा। तो ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ के लिए चलाया गया था? म्यांमार में भूकंप पीड़ितों के लिए राहत अभियान चलाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और बाकी ऑपरेशंस भी दिए गए हैं, उनके बारे में भी जान लीजिए कि ऑपरेशन मैत्री कहीं के लिए चलाया गया था, किस चीज़ के लिए चलाया गया था? तो ऑपरेशन मैत्री नेपाल में भूकंप आया था। नेपाल में भूकंप आया था तो वहाँ के लोगों की सहायता के लिए ऑपरेशन मैत्री चला था। ऑपरेशन राहत 2 जगह चला। पहला यमन के लिए चलाया था इंडिया ने, दूसरा उत्तराखंड में आपको पता होगा भी बाढ़ आई थी, वहाँ के लिए भी ऑपरेशन राहत चलाया गया था। तो याद रखिएगा कि म्यांमार में भूकंप पीड़ितों के लिए कौन सा ऑपरेशन चला था? ऑपरेशन ब्रह्मा। क्लियर? म्यांमार भूकंप पीड़ितों के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा, मैत्री नेपाल वालों के लिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मश्री पाने वाले भारतीय कृषि कार्यकर्ता सीडिंग सत्या का असली नाम क्या है? देखिए, कई सारे लोगों को पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण मिले, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट लोग बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं और बहुत ज़्यादा चर्चा में रहने वाले कौन है? सीडिंग सत्या। उन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? पद्मश्री प्रदान किया गया है। तो सीडिंग सत्या को कौन सा अवार्ड मिला है? पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये इनका असली नाम क्या है? तो ये फेमस क्यों है सीडिंग सत्या? इसलिए फेमस है क्योंकि इन्होंने धान की कितनी किस्मों को प्रिजर्व किया है? 650 किस्मों का संरक्षण किया है। इन्होंने धान की 650 किस्मों का संरक्षण किया है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि धान की खेती किस में होती है? ज़्यादा पानी वाले भाग में, जहाँ ज़्यादा पानी होता है। इन्होंने ऐसी किस्में भी विकसित की हैं कि कम पानी में भी धान का उत्पादन किया जा सकता है। जैसे वाटर क्राइसिस तो आजकल हर जगह है, तो कम पानी में भी धान उगाई जा सकती है। तो इसी वजह से इन्हें पद्मश्री प्रदान किया गया है। और इनका असली नाम क्या है? सत्यनारायण बिलेरी, फारूक अहमद मीर, गोकुल चंद दास या चेतराम पवार। बताइए क्या नाम है इनका? तो सीडिंग सत्या का असली नाम है सत्यनारायण बरेली। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो केरल के रहने वाले हैं, ये याद रखिएगा। क्लियर? तो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि पद्मश्री पाने वाले कौन? पद्मश्री पाने वाले सीडिंग सत्या क्यों फेमस है? क्योंकि उन्होंने धान की 650 किस्मों का संरक्षण किया। और इन्होंने ऐसी किस्में भी बनाई हैं कि कम पानी में भी धान की खेती आसानी से की जा सकती है। तो कल को अगर वाटर क्राइसिस भी आता है तो हम कम पानी में भी धान का उत्पादन कर सकते हैं। और इस वजह से इन्हें मिला है पद्मश्री 2025 का। इनका असली नाम क्या है? इनका असली नाम है सत्यनारायण बिलेरी।
और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंडिया के किस स्टेट से, तो केरल स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको सीडिंग सत्या के विषय में पता होनी चाहिए कि इन्होंने धान की 650 किस्मों का संरक्षण किया, इनको पद्मश्री मिला, और सीडिंग सत्या को सत्यनारायण बरेली के नाम से जाना जाता है, और ये केरल में निवास करते हैं। महाराष्ट्र के किस हस्तकला उत्पाद को 2025 में जीआई टैग प्रदान किया गया है? महाराष्ट्र देखिए बहुत ज़्यादा रिच है, रिच कल्चर से है, इस वजह से वहाँ के कई सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिलता रहता है। लेकिन 2025 में महाराष्ट्र के किस हस्तकला उत्पाद को जीआई टैग मिला? बताइए किस हस्तकला उत्पाद को मिला? सिल्वर क्राफ्ट को, वासमत हल्दी को, मिराज सितार और तामपुरा शिल्प को, या सावंतवादी लकड़ी का शिल्प? बताइए महाराष्ट्र का ऐसा कौन सा हस्तकला का उत्पाद है जिसे 2025 में जीआई टैग प्रदान किया गया है? बताइए 2025 में जीआई टैग प्रदान किया गया है मिराज सितार और तानपुरा शिल्प को। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो महाराष्ट्र के सांगली जिले से बिलोंग करते हैं। महाराष्ट्र में एक जिला है सांगली, सांगली जिले से बिलोंग करते हैं। और 2025 में मिराज सितार और तानपुरा शिल्प को जीआई टैग महाराष्ट्र के प्रदान किया गया है। महाराष्ट्र की बहुत सारी चीज़ें जो 2025 में या अभी वर्तमान में चर्चा में रही हैं। कोल्हापुरी चप्पल का नाम आपने सुना होगा, अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है। कोल्हापुरी चप्पल, इन्हें भी महाराष्ट्र ने जीआई टैग प्रदान किया हुआ है। कोल्हापुरी चप्पल को भी। महाराष्ट्र की एक और चीज़ क्या फेमस है? पैठणी साड़ी। पैठणी साड़ी, इस पैठणी साड़ी को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो जो पैठणी साड़ी है उसको भी महाराष्ट्र में जीआई टैग मिला हुआ है। लेकिन 2025 पूछा था, तो 2025 में किसे मिला है? 2025 में मिला है मिराज सितार और तानपुरा शिल्प को। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो महाराष्ट्र के सांगली जिले से बिलोंग करते हैं। क्लियर? और महाराष्ट्र के और कौन कौन सी चीज़ें फेमस है? बहुत चीज़ें फेमस है, लेकिन जो चर्चा में अभी कुछ दिनों में रही हैं वो पैठणी साड़ी भी चर्चा में रही है, तो इसको भी जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। कोल्हापुरी चप्पल तो बहुत ज़्यादा फेमस रही है इस बार, तो कोल्हापुरी चप्पल को भी महाराष्ट्र के जीआई टैग मिल चुका है। सवाल ऐसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान नहीं किया गया? तो आपको पता होना चाहिए कि किन्हें किन्हें मिला है। तो 2025 में किसे मिला है? मिराज सितार और तानपुरा शिल्प को। और महाराष्ट्र के किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो ये सांगली जिले से। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? वाई भारत मैटर्स बुक किसने लिखी है? वाई इंडिया मैटर्स, वाई भारत मैटर्स बुक के लेखक कौन है? बार बार लाइट चली जाती है, अभी लाइट चली गई थी, उसके बाद फिर वापस नई वीडियो शुरू करना पड़ रहा है। यही प्रॉब्लम हो रही है आज, पता नहीं लाइट की क्यों सबसे ज़्यादा। चलिए कोई बात नहीं, आगे शुरू करते हैं क्लास। वाई भारत मैटर्स किसकी बुक है? तो वाई भारत मैटर्स बताइए किसकी बुक है? अभिनव गोस्वामी, एस जयशंकर, विमल भारद्वाज, विजय गोयल। अगर बीच में क्लास चलते चलते क्लास बंद हो जाए तो समझ जाइएगा कि लाइट चली गई है। मैं ऐसे ही क्लास अपलोड कर दूंगी, एटलीस्ट क्लास तो चली जानी चाहिए। तो इसलिए वजह से मैं पहले से बता रही हूँ कि अगर क्लास के दौरान ही लाइट चली जाती है तो क्लास बंद हो जाएगी, तो परेशान मत होइएगा कि अचानक से क्लास बंद क्यों हो गई, क्योंकि लाइट चली गई है। तो इसलिए पहले से बता दिया है मैंने। चलिए देखते हैं कहाँ तक क्लास हो पाती है। वाई भारत मैटर्स बुक के लेखक कौन है? तो वाई भारत मैटर्स बुक के लेखक है एस जयशंकर जी, जो भारत के वर्तमान विदेश मंत्री जी हैं। और इनकी बुक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इन्होंने जितनी विदेशों में यात्राएं की हैं, जितने देशों में, उनका एक वृतांत लिखा हुआ है। तो इसके बारे में कि सारे देशों की विदेश नीति क्या है, हमारी विदेश नीति क्या है उन देशों के प्रति। तो वाई भारत मैटर्स किसकी बुक है? एस जयशंकर जी की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है एग्जाम वॉरियर। एग्जाम वॉरियर ये इन्होंने लिखी है, एग्जाम वॉरियर लिखी है हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एग्जाम वॉरियर लिखी है। और ये क्या करती है? इस बुक में क्या बताया गया है? इस बुक में जो एग्जाम्स के पहले बच्चों के मन में टेंशन होती है, दबाव होता है, प्रेशर होता है, तो उस चीज़ को कैसे कम किया जाए उसके बारे में ये बुक बताती है, एग्जाम वॉरियर। तो दो बुक याद रखनी है। पहली वाई भारत मैटर्स किसकी है? एस जयशंकर जी की है, जो हमारे देश के विदेश मंत्री जी हैं। दूसरी बुक कौन सी है? एग्जाम वॉरियर। वो किसने लिखी है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये बुक 2018 में लॉन्च हुई थी। 2018 में एग्जाम वॉरियर लॉन्च हुई थी और ये एग्जाम के पहले जो स्टूडेंट्स को जो तनाव होता है उसको कैसे कम किया जाए उसके बारे में बताती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने खो खो वर्ल्ड कप 2025 में किस देश को फाइनल में हराया है? खो खो वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने किस देश को हराया है? खो खो वर्ल्ड कप पहली बार ऑर्गेनाइज हुआ है पूरे वैश्विक स्तर पे, पहली बार खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 में किस देश को भारत ने हराया है? पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, नेपाल को, श्रीलंका को। तो बताइए भारत में पहली बार, भारत में क्या पूरे वैश्विक लेवल पे पहली बार खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया। और खो खो वर्ल्ड कप इस बार कहाँ आयोजित हुआ है? हमारे भारत में ही आयोजित हुआ है। भारत में कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। और नई दिल्ली में कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में जगह है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम।
इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, ये जगह याद रखनी है आपको, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ है। तो कहाँ हुआ है? 2025 में भारत में हुआ है, पहला वर्ल्ड कप था, नई दिल्ली में हुआ है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ है। क्लियर? इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। एक दूसरी चीज़ है कब से कब तक हुआ है, तो 13 जनवरी से लेके 19 जनवरी तक के बीच में हुआ है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने वर्ल्ड कप जीता है। पुरुषों ने भी वर्ल्ड कप जीता है, महिला टीम ने भी भारत की वर्ल्ड कप जीता है, और किसे हराया है? नेपाल की टीम को हराया है। हमारे देश की, भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने खो खो वर्ल्ड कप जीता है, और हराया किस टीम को है? नेपाल को है। तो इतनी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि खो खो वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने किस देश को हराया है? तो भारत ने हराया है नेपाल को। भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने नेपाल को हराया है। खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो 13 जनवरी 2025 से लेके 19 जनवरी 2025 तक के बीच में हुआ है। तो पहली चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि खो खो वर्ल्ड कप कब से कब तक हुआ है? तो 13 जनवरी से लेके 19 जनवरी के बीच। खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ कहाँ है? फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप खेला गया है इंडिया में, नई दिल्ली में, और नई दिल्ली में कहाँ हुआ है? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ है। पुरुष वर्ग है उसने क्या जीता है? तो पुरुष वर्ग ने भी वर्ल्ड कप जीता है, और महिलाओं की जो टीम है उसने भी वर्ल्ड कप उठाया है इंडिया से, और दोनों ने किस टीम को हराया है? तो नेपाल की टीम को हराया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो खो खो वर्ल्ड कप का फर्स्ट एडिशन था, इस वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हुआ कहाँ है? इंडिया में, नई दिल्ली में, 13 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के बीच। किस स्टेडियम में हुआ है? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। खो खो वर्ल्ड कप जीता किसने है? पुरुष वर्ग में भारत ने जीता है, महिला वर्ग में भी भारत ने जीता है। पुरुष और महिलाओं की टीमों ने किस देश की टीम को हराया है? तो नेपाल की टीम को हराया है। क्लियर? तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने 2025 के केंद्रीय बजट में आयकर में छूट की सीमा कितनी बढ़ा दी है? बताइए, इनकम टैक्स में छूट की सीमा कितनी बढ़ाई है इंडियन गवर्नमेंट ने 2025 में? 2025 में केंद्रीय बजट में आयकर की सीमा की जो छूट है वो कितनी बढ़ा दी गई है? पहले आप सबको पता है 2024 का जो बजट आया था उसमें 8 लाख तक की आय वाले जो लोग थे उनको इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया था कि जिनकी भी आय 8 लाख तक है तो वो इनकम टैक्स देने से फ्री रहेंगे। लेकिन 2025 का जब नया बजट आया तो इंडियन गवर्नमेंट ने वो सीमा 8 लाख रुपए से बढ़ा दी, और कितनी बढ़ा दी कि अब 12.75 लाख जिनकी इतनी इनकम है पर ईयर, तो वो लोग किससे? आयकर के छूट से, आयकर से उनको छूट मिलेगी या आयकर के दायरे से बाहर रहेंगे। तो जहां पहले 8 लाख रुपए सीमा थी कि 8 लाख रुपए तक के लोगों के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, अब वो सीमा कितनी हो गई है? तो अब वो सीमा बढ़ा के 12.5 लाख के आसपास कर दी गई है कि जिनकी इतनी वार्षिक आय है उनको इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाएगा। एक चीज़ और पूछी जाती है कि 2025 के बजट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई है? 2025 के बजट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है जो हमारी देश की फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने मखाना बोर्ड बनाने का एक प्रस्ताव पेश किया है। तो अगर सवाल आ जाए कि मखाना बोर्ड का गठन, मखाना बोर्ड का जो गठन है वो किस बजट में किया गया? तो मखाना बोर्ड का गठन 2025 के बजट में किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सवाल पूछा जाता है कि मखाना बोर्ड का गठन किस बजट में किया गया? तो मखाना बोर्ड का गठन 2025 के बजट में किया गया है। और बजट का वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि बजट शब्द का संविधान में कहीं वर्णन नहीं है। संविधान में किस वर्ड का वर्णन है? संविधान में आर्टिकल 112 में किसका वर्णन किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण का, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो संविधान में कहीं भी बजट शब्द नहीं है, बजट की जगह किस शब्द का वर्णन है? वार्षिक वित्तीय विवरण का, जो संविधान के आर्टिकल 112 में। ये भी आपको पता होना चाहिए। और अब 2025 के बजट के बाद जिनकी आय 12.7 लाख तक है वो इनकम टैक्स की सीमा से या उन्हें छूट प्रदान होगी इनकम टैक्स से। तो अब ये चीज़ आपको याद रखनी है। और मखाना बोर्ड का गठन किस बजट में किया गया है? तो 2025 के बजट में किया गया। अगला सवाल है, हाल ही में किस शहर में वेब्स 2025 शिखर सम्मेलन की घोषणा की गई? वेब्स 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? पहला वेब्स हुआ है, पहला वेब्स शिखर सम्मेलन हुआ है वेब्स 2025। तो किस देश ने मेजबानी की है उसकी, या भारत की किस स्टेट ने की है? दिल्ली ने, मुंबई में, बेंगलुरु ने, कोलकाता में। तो पहला वेब्स 2025 हुआ है मुंबई में। मुंबई में कहाँ हुआ है? जियो कन्वेंशन सेंटर में हुआ है, जियो कन्वेंशन सेंटर में हुआ है। ये वेब्स है क्या? वेब समिट है कि पूरे देश भर से जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है तो उसका निवेश, उसका एफडीआई कहाँ लाना? भारत लाना। तो जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उससे एफडीआई कहाँ
आकर्षित करना, इंडिया की तरफ आकर्षित करना। इस वजह से वेव्स 2025 का आयोजन मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में किया गया है। एक सवाल जो पूछा जाता है कि वेव्स कब से कब तक हुआ, ये सवाल भी पूछा जाता है कि वेव्स का आयोजन कितने दिन तक हुआ है या कब से कब तक हुआ है। तो वेव्स का आयोजन टोटल 4 दिन हुआ है। ये याद रखना है आपको कि वेव्स का आयोजन 4 दिन हुआ है। 4 दिनों का ये पूरा का पूरा वेव्स कार्यक्रम था। हुआ कहाँ है? मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में हुआ है। वेव्स में ये कौन से नंबर का संस्करण था? तो पहला वेव्स था ये। और वेव्स क्या करता है? जो मनोरंजन जगत है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसके लिए बाहर से FDI या निवेश को आकर्षित करने के लिए ये सारा वेव्स का आयोजन किया गया है। क्लियर? तो वेव्स कहाँ हुआ है? मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में। कितने दिनों का कार्यक्रम था ये? तो 4 दिनों का कार्यक्रम था। 2023 में पारित महिला आरक्षण बिल कौन से नंबर का संशोधन है? बताइए। 2023 में पारित महिला आरक्षण बिल संविधान का कौन सा संशोधन? महिला आरक्षण बिल क्या था? महिला आरक्षण बिल में प्रावधान किया गया है कि लोकसभा और राज्य की जो विधानसभाएं हैं, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों की भी विधानसभाएं शामिल हैं, उसमें महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण, महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान करना, वो महिला आरक्षण बिल से संबंधित था। तो वो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत था? 105वां, 106, 107, 108 बताइए। 2023 में पारित महिला आरक्षण बिल कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये था 106वां संविधान संशोधन। ये बात आपको याद रखनी है। जो लोकसभाओं में, राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की बात करता है? 1/3 आरक्षण प्रदान करने की बात करता है। क्लियर? तो महिला आरक्षण बिल कौन सा है? महिला आरक्षण बिल से संबंधित संशोधन कौन सा है? तो कौन सा संशोधन है ये? 106वां संविधान संशोधन है। क्लियर? और कब आया है? तो 2023 में आया है। 106वां संविधान संशोधन 2023 में। महिला आरक्षण बिल में क्या प्रावधान है? लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करना। क्लियर? उसमें महिलाओं के लिए रिजर्वेशन प्रदान करना। तो महिला आरक्षण किससे? महिला आरक्षण बिल 106वां। आपको पता होगा 101वां संविधान संशोधन GST से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा देता है। उसी के अंतर्गत संविधान में आर्टिकल 338 भी जोड़ा गया। 103वां संविधान संशोधन EWS को 10% आरक्षण देने की बात करता है। 104वां संविधान संशोधन एंग्लो इंडियंस के लिए लोकसभा में जो सीटें आरक्षित की जाती थी उनको अब समाप्त करने की बात करता है। और लोकसभा और विधानसभाओं में जो SC ST को आरक्षण मिलता था उसको 10 साल और बढ़ा दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। और 106वां संविधान संशोधन किससे रिलेट करता है? महिला आरक्षण बिल से, यानी महिलाओं को लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण या 1/3 सीटें रिजर्व करने की बात करता है। क्लियर? तो महिला आरक्षण बिल से संबंधित संशोधन है 106वां। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन रहा? बताइए। ICC चैंपियंस ट्रॉफी हुई 2025, इसका विजेता कौन था? पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती है हमारे भारत ने। और किसे हराया था? तो आप सबको पता है, न्यूजीलैंड को हराया था। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कहाँ हुई थी? UAE में हुई थी। ये पाकिस्तान में हो रही थी। हमारे इंडिया वालों ने मना कर दिया, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो फिर कहाँ आयोजित हुआ था? इसका UAE में हुआ था। और इंडिया फाइनल में, इंडिया ने किसे हराया था? फाइनल में इंडिया जीत गई थी। और हराया किसे था? न्यूजीलैंड को हराया था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसका फाइनल कब खेला गया था? तो 9 मार्च 2025 को इसका फाइनल खेला गया था ICC चैंपियंस ट्रॉफी का। फिनाले कब खेला गया? 9 मार्च 1925 को खेला गया। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती किसने है? भारत ने। हराया किसको था? न्यूजीलैंड को। हुआ कहाँ था? UAE में। वो पाकिस्तान में रहा था, लेकिन इंडिया वालों ने मना कर दिया था जाने से, तो UAE में हुआ। इसका फाइनल कब खेला गया था? 9 मार्च 2025 को खेला गया था। क्लियर? तो याद रखिएगा। भारत ने कितनी बार ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? बताइए। 3 बार जीती है। कब कब जीती है जान लीजिए। भारत ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी पहली बार 2002 में, फिर जीती थी 2013 में, फिर जीती थी 2025 में। तो इसलिए ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी पहली बार भारत ने कब जीती? 2002 में, दूसरी बार 2013 में और तीसरी बार 2025 में जीती थी। तो ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2002, 2013, 2025। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में G20 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? बताइए। G20 का आयोजन भारत में कहाँ हुआ है? G20 का आयोजन भारत में कहाँ हुआ है? बताइए। G20 क्या है? एशिया में आर्थिक मंदी आई थी 1997-98 के दौर में। एशिया में आर्थिक मंदी का दौर था। उस आर्थिक मंदी से निपटने के लिए 1999 में G20 का गठन किया गया। ठीक है। G20 2025 कहाँ आयोजित हुई? G20 2025 का आयोजन बताइए कहाँ हुआ?
G20 का आयोजन हुआ है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। कहाँ हुआ है? साउथ अफ्रीका में 2025 में, और 2026 में ये कहाँ होना प्रस्तावित है? तो याद रखिएगा G20 का आयोजन 2026 में USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में होना प्रस्तावित है। समिट्स पूछी जाती है कि 2025 में समिट कहाँ हुई, अगली समिट कहाँ होगी। तो G20 का गठन कब हुआ है? 1999 में। G20 का 2025 की समिट कहाँ हुई है? जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। 2026 में G20 समिट कहाँ होने वाली है? 2026 में G20 समिट USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाली है। तो इतनी चीज़ें आपको G20 समिट्स के बारे में पता होनी चाहिए कि जो G20 समिट्स, G20 का गठन 1999, 25 में कहाँ हो रही है? जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। 26 में कहाँ होने वाली है? अमेरिका में। तो 25 पूछा था, तो 25 में कहाँ हुई है? जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। चलिए आगे बढ़िए। 2025 के नेशनल गेम्स का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? नेशनल गेम्स कहाँ खेले गए बताइए? 2025 के नेशनल गेम्स का उद्घाटन कहाँ हुआ? ऑप्शन दिया गया है देहरादून, दिल्ली, मुंबई, भोपाल। नेशनल गेम्स इंपॉर्टेंट है। और इस बार किस नंबर के नेशनल गेम्स खेले गए? इस बार खेले गए हैं 38 नंबर के नेशनल गेम। 38 नंबर के नेशनल गेम्स का आयोजन हुआ है। कहाँ हुआ है? देहरादून, उत्तराखंड। देहरादून उत्तराखंड में हुआ है। और शुभंकर भी होता है। तो शुभंकर कौन है इस नेशनल गेम का? तो शुभंकर है मौली। शुभंकर कौन है? मौली। ये उत्तराखंड का राजकीय पक्षी भी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो नेशनल गेम्स हुए हैं उनका आयोजन कहाँ हुआ है? तो उत्तराखंड के देहरादून में हुआ है। किस नंबर के थे? 38 नंबर के थे। शुभंकर क्या था इसका? मौली था। तो नेशनल गेम्स के बारे में आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि 38 नंबर के देहरादून में हुए और इनका शुभंकर क्या है? वहाँ का राजकीय पशु है या पक्षी है, मौली उसके नाम पे है। क्लियर? तो नेशनल गेम्स कहाँ हुए हैं? देहरादून, उत्तराखंड। किस नंबर के थे? 38 नंबर के थे, 38वें नंबर के थे। और शुभंकर क्या था? मौली। चलिए, नेशनल गेम्स हुए। गुरु शिष्य परंपरा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गुरु शिष्य परंपरा एक योजना चलाई गई है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। वो क्या करती है? आप मुझे बताइए, गुरु शिष्य का मतलब क्या होता है? गुरु शिष्य परंपरा का मतलब क्या होता है? कि गुरु से कोई भी शिक्षा अपने स्टूडेंट्स तक ट्रांसफ़र होती है, फिर वो स्टूडेंट्स उस शिक्षा को दूसरों को प्रदान करते हैं। इस तरह से कोई भी कल्चर या कोई भी कला एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती रहती, ये होती है गुरु शिष्य परंपरा। लेकिन कई तरीके से क्या हो रहा है कि अब जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है, तो जैसे आपने सुना होगा संगीत में कई तरीके के घराने चलते हैं, मैहर घराना, ग्वालियर घराना। नृत्य में कई तरीके के घराने चलते हैं। इन घरानों में गुरु शिष्य परंपरा होती है कि जो कलाएं हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफ़र होती हैं। लेकिन इन लोगों को अब पर्याप्त संरक्षण नहीं मिल रहा है, धन का अभाव है। तो ये लोग कमाने के लिए ये अपना जो कला है इसको छोड़ के बाहर चले जाते हैं या कोई और काम करने लग जाते हैं। इससे जो आर्ट एंड कल्चर है वो उसका संरक्षण नहीं हो पाता और वो आर्ट एंड कल्चर वहीं पे ख़त्म हो जाता है। वो जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, नृत्य है, संगीत है, वो जो कलाएं हैं वो हमारी ख़त्म हो जाती हैं। तो उन कलाओं को बचाने के लिए यदि गुरु शिष्य परंपरा चलती रहेगी तो वो कलाएं पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती चली जाएंगी। तो वो बचाने के लिए सरकार ने क्या चालू किया है? सरकार ने गुरु शिष्य परंपरा योजना चालू की है, जिसमें पारंपरिक लोक कला को संरक्षित किया जाएगा और जो गुरु हैं उनको एक नियमित तौर पे एक राशि उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि वो अपनी जो कलाएं हैं उनको संरक्षित कर सकें, उनके अपने गुरु शिष्य परंपरा द्वारा अपने शिष्यों को वो चीज़ें, नई चीज़ें सिखा सकें। धन के अभाव में वो अपनी कलाओं को ना ख़त्म करके दूसरी जगह ना कमाने जाएं, ना चीज़ें करें। इससे क्या होगा? जो हमारी कलाएं हैं वो भी संरक्षित हो जाएंगी और जो कलाएं हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र भी होती चली जाएंगी। तो गुरु शिष्य परंपरा का योजना का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक लोक कलाओं का संरक्षण करना, जिसके अंतर्गत गुरुओं को क्या प्रदान किया जाता है? एक निश्चित धनराशि प्रदान की जाती है, जिससे उनके पास धन का अभाव ना हो और वो अपनी परंपराओं को कंटिन्यू आगे कर सके। क्लियर? तो गुरु शिष्य परंपरा क्या है? पारंपरिक लोक कला को संरक्षण करना। हाल ही में किस शहर के जशप्योर ब्रांड को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए ट्रेडमार्क दिया गया है? जशप्योर ब्रांड है, जशप्योर ब्रांड को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए ट्रेडमार्क प्रदान किया गया। वो जशप्योर ब्रांड क्या है? मध्य प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का है, उत्तर प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में एक जगह है, छत्तीसगढ़ की एक जगह है, क्या नाम है उसका? जशपुर। छत्तीसगढ़ की एक जगह का नाम है जशपुर और जशपुर की हैं आदिवासी महिलाएं। जशपुर में कौन है? आदिवासी महिलाएं। और आप मुझे बताइए कि वन के उत्पादों पर सबसे ज़्यादा पहला हक तो आदिवासियों का ही है। बिल्कुल है पहला हक, क्योंकि भाई जो वन में निवास करेगा तो वन के उत्पादों पर किसका हक होगा? पहला आदिवासियों का।
तो सरकार ने वहाँ क्या किया है कि छत्तीसगढ़ के जशपुर की जो आदिवासी महिलाएं हैं वो वन में रहती हैं, वनों में मान लीजिए आम का पेड़ है, उन्होंने आम तोड़े और उससे एक अचार बनाया। वनों में कई तरीके की जड़ी बूटियां हैं, उन्होंने जड़ी बूटियां तोड़ी और एक मेडिसिन बनाई। उस अचार को या उस मेडिसिन को क्या नाम दे दिया गया? जशपुर ब्रांड का नाम दे दिया गया। तो अब छत्तीसगढ़ की आदिवासी महिलाएं वन उत्पादों का उपयोग करके जो भी उत्पाद बनाएंगी, जो भी प्रोडक्ट बनाएंगी, वो किस नाम से जाना जाएगा? वो जशप्योर ब्रांड के नाम से जाना जाएगा। तो जशप्योर ब्रांड को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए ट्रेडमार्क किसे प्रदान किया गया है? तो छत्तीसगढ़ की जशपुर की आदिवासी महिलाओं का ये ब्रांड है कि वो आदिवासी महिलाएं वहाँ के वनोत्पादों का उपयोग करके जो भी प्रोडक्ट बनाएंगी वो क्या हो जाएगा? उसको जशप्योर ब्रांड नाम दिया जाएगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि वनों से आम को तोड़ा गया, आम तोड़ा गया, आम से अचार बनाया गया। अब जो अचार है उसको किस नाम से जाना जाएगा? तो जशप्योर ब्रांड के नाम से जाना जाएगा। जड़ी बूटी तोड़ी, मेडिसिन बनाई, उस मेडिसिन को किस नाम से जाना जाएगा? तो जशप्योर मेडिसिन के नाम से जाना जाएगा। तो ब्रांड का नाम क्या होगा? जशप्योर। तो ये जशप्योर ब्रांड को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? छत्तीसगढ़ की जशपुर की आदिवासी महिलाओं को। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा कि जशप्योर ब्रांड को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए ट्रेडमार्क किसे स्थानांतरित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ को। क्लियर? लाइट बार बार आ जा रही है। मैं आप सबसे आज मैं क्वेश्चंस तो एक ही वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आई थी आज, लेकिन आज लगता है क्लास हो नहीं पाएगी। बार बार लाइट का इशू हो रहा है, लैपटॉप भी सही चल नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हमने आज भी मैक्सिमम क्वेश्चंस कर लिए हैं। कल एक क्लास आएगी जिसमें जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं 150-200 जितने क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं एक ही वीडियो में आपको करवा दूंगी। तो टोटल 2 वीडियो में आपको सारा करंट अफेयर्स यूपीएसआई, एमपी पुलिस और एमपीएसआई के लिए आपको 2025 का पूरा करंट अफेयर्स आपको एक वीडियो में उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिल जाएंगे। अभी हमने बुकर प्राइज नहीं किया है, अभी बुकर प्राइजेस से रिलेटेड सवाल हैं, पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड सवाल हैं, तो सब कुछ कवर हो जाएगा कल के वीडियो में। पैनिक नहीं करना है। आप क्या कर सकते हैं, लाइट का इशू तो हो ही रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं भी जल्दबाजी में पढ़ाऊंगी आपको, कोई मतलब नहीं है। जब कोई चीज़ पढ़ाई जाए तो अच्छे से पढ़ाई जाए और वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए। मेरा तो ये मानना है कि जब भी कोई चीज़ पढ़ा रहे हो आप तो अच्छे से पढ़ाओ। जल्दबाजी में मैं पढ़ाऊंगी, क्वेश्चन तो खत्म हो जाएंगे लेकिन फिर उस स्तर की पढ़ाई नहीं हो पाएगी जैसे हम हमेशा पढ़ते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल आपकी जो क्लास आएगी उसमें पूरा मैं 2 से 3 घंटे का सेशन ले लूँगी, 4 घंटे का सेशन ले लूँगी, जिसमें आपके पूरे करंट अफेयर्स 2025 के कवर हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट और लाइक ज़रूर चाहिए आप लोगों से, इसलिए चाहिए क्योंकि वो चीज़ मुझे मोटिवेट करती है अगले दिन क्लास लाने के लिए। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अगली क्लास चाहिए या नहीं चाहिए ये भी बता दीजिएगा, और इस सीरीज़ को, करंट अफेयर्स वाली सीरीज़ को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है मुझे ये भी बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला वीडियो तभी प्राप्त होगा, उसका नोटिफिकेशन तब आएगा जब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना है। मिलते हैं अगली ही क्लास में। कल आपका मैं कोशिश करूंगी 3 से 4 घंटे के सेशन में पूरा करंट अफेयर्स आपका 2025 का मैं कवर करा दूं, और वहाँ पे आराम से पढ़ेंगे अपन। अभी जल्दबाजी में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। चलिए आशा करती हूँ अभी तक की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।